हे गाइस, अमित हियर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जोसेफ कॉनरैड के हार्ट ऑफ डार्कनेस के बारे में। हार्ट ऑफ डार्कनेस पब्लिश हुआ था 1899 में और तब से लेके आज तक अगर हे गाइस, अमित हियर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जोसेफ कॉनरैड के हार्ट ऑफ डार्कनेस के बारे में। हार्ट ऑफ डार्कनेस पब्लिश हुआ था 1899 में और तब से लेकर आज तक अगर कोई वेल स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर रहेगा, बुक रहेगी, नॉवेल रहेगा, तो वो हार्ट ऑफ डार्कनेस है, कॉलेजेस में हो या यूनिवर्सिटीज़ में। और एक बहुत ही प्रचलित बुक है जिसको काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी सराउंड करती है और मेरे मन पसंदीदा नॉवेल्स में से एक है हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। हार्ट ऑफ डार्कनेस की स्टोरी है चार्ल्स मार्लो की। ये चार्ल्स मार्लो थेम्स नदी में एक बोट पे अपने दोस्तों के साथ बैठा है, जहाँ वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने यहाँ पे लंदन में डार्कनेस देखा है, पर उससे भी ज़्यादा गहरा डार्कनेस उसने अपने अफ्रीकन एक्सपीरियंसेस में देखा है। और वहाँ से मार्लो की नैरेटिव स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें वो अपने अफ्रीकन एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है। तो मार्लो को बचपन से ही अनएक्सप्लोर्ड जगह एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ है, बहुत इंटरेस्ट है। और वो एक सेलर है, एक सीमैन है और अपने इस हॉबी को या अपने इस पैशन को कंटिन्यू करने के लिए वो खुद को अफ्रीकन आइवरी ट्रेडिंग कंपनी में एनलिस्ट कर देता है, जो कि ब्रिटिशर्स चला रहे। ब्रिटिशर्स उस टाइम पे इम्पीरियल टाइम जब अपने पीक पे था, तब अफ्रीका से बहुत सारी आइवरी एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। तो ऐसी आइवरी ट्रेडिंग कंपनी में खुद को एनलिस्ट कर देता है। यहाँ खुद को एनलिस्ट करने के बाद मार्लो का जो एरिया है काम करने का, वो है कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर एक स्नेक की तरह कॉइल की हुई रिवर है जिसका स्टार्ट जो है डाउनस्ट्रीम वो काफ़ी ओपन है, पर जैसे जैसे हम रिवर के अपस्ट्रीम रिवर ट्रैवल करते हैं, वैसे वैसे फॉरेस्ट कवर बहुत बढ़ता है और अंधेरा ही अंधेरा है अंदर की जगह में। तो चार्ल्स का सफ़र डाउनस्ट्रीम से शुरू होता है वो अपस्ट्रीम रिवर तक। यहाँ काम करते वक्त चार्ल्स को एक मिस्टर कर्ट्स के बारे में पता चलता है। मिस्टर कर्ट्स भी एक आइवरी ट्रेडर है ब्रिटिशर्स का, और जो काफ़ी फेमस है इस एरिया में, पूरे अफ्रीका में और यूरोप में भी। क्यों फेमस है? क्योंकि जितना आइवरी सब ब्रिटिशर्स मिलके भी अफ्रीका से नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहे, उतना सिर्फ ये अकेला मिस्टर कर्ट्स वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा है। मिस्टर कर्ट्स एक लेजेंड की तरह है, द मैन द लेजेंड। एंड उसको काफ़ी लोग डरते हैं इस एरिया में, क्योंकि उसकी जो आइवरी एक्सट्रैक्शन की जो टेक्निक्स है वो बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही हाई वायलेंट तरह की उसकी टेक्निक्स है। और यहाँ के जो भी ट्राइबल्स है, जो भी लोकल्स है, वो उसको एक भगवान की तरह मानते हैं। तो काफ़ी सारा एनिग्मा है इस मिस्टर कर्ट्स के अराउंड। और चार्ल्स की इच्छा है कि वो इस मिस्टर कर्ट्स से मिले और जाने की मतलब ये इंसान आखिर है क्या, ये इतना सब आइवरी इससे एक्सट्रैक्ट कैसे कर रहा है। तो यही स्टोरी है बुक की कि चार्ल्स कैसे मिस्टर कर्ट्स के बारे में धीरे धीरे उसका नॉलेज बढ़ता है और उसको जो इच्छा है मिस्टर कर्ट्स से मिलने की वो कैसे पूरी होती है। और जब वो पूरी होती है तब उसको बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें समझ में आती है। जितना भोचक्का खुद मिस्टर कर्ट्स को मिलकर मार्लो होता है, उतना ही हम भी होते हैं। जितनी एक्साइटमेंट मार्लो की है इस कैरेक्टर को मिलने की, उतनी एक्साइटमेंट रीडर की भी है, क्योंकि इस कैरेक्टर ऐसे तरीके से लिखा गया है कि उसके अराउंड बहुत सारी मिस्ट्री है, बहुत सा एनिग्मा उसको सराउंड करता है। तो इसमें बहुत सारी थीम्स एक्सप्लोर की गई है इस बुक में। उसमें रहेगा कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म, रेसिज्म। पर ये सब चीज़ें जो है, ये जो थीम्स है, ये सेकेंडरी थीम्स है। मेन थीम जो है हार्ट ऑफ डार्कनेस की, वो है डुअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। बुक का एक ही पॉइंट है दैट वी ऑल हैव दैट कैपेसिटी इन आवर सेल्व्स टू बी वायलेंट, टू बी क्रिमिनल, टू बी अ मर्डरर, टू बी अ साइकोपैथ, टू बी अ रेपिस्ट, to be anything that is which is barbaric, which is savage. But only thing that is holding us back, the only thing that is keeping our this primal instinct in check is the society or the civilization that we live in. Once all these walls of the civility or civilization fall down, we all will become barbaric, barbarians, savages, no matter what is our social class or what is our social standard is. Okay, यही है बुक का मेन मैसेज कि कोई भी वायलेंट बन सकता है, कोई भी बारबेरिक बन सकता है, कोई भी सैवेज बन सकता है। क्योंकि हम सब इतने सिविल है, या अपनी जो भी सिविलिटी है वो इसलिए है क्योंकि हम एक डर है हमारे अंदर कि कोई हमें देख रहा है या हमें कोई जज कर रहा है। पर जब हमें जज करने के लिए या हमें देखने के लिए कोई नहीं रहेगा हमारे आजू बाजू में,
तो हम बहुत वायलेंट इंडिविजुअल बन सकते हैं, हम बहुत बारबेरिक इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स आप देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो कुछ किया जापानीज यूनिट 751 ने, या भारत और पाकिस्तान की जब बंटवारा हुआ वो टाइम पे दोनों पार्टीज़ ने क्या क्या वायलेंस किया एक दूसरे के साथ, या फिर इम्पेरियल टाइम पे अफ्रीका में जो भी नेटिव्स पे जो भी अत्याचार हुआ, या फिर ब्रिटिशर्स ने जो किया उनकी कॉलोनीज में, सब काफ़ी वायलेंट चीज़ें। या फिर वियतनाम वॉर के दौरान जो कुछ किया अमेरिकन ट्रूप्स ने यहाँ पे वियतनाम में, सब काफ़ी वायलेंट चीज़ें जो सिविलाइज लोग सोच भी नहीं सकते कि ये लोग कर सकते थे, पर इन्होंने करके दिखाया। क्योंकि इन घने जंगलों में या अनसिविलाइज्ड प्लेसेस में इन्हें जज करने के लिए कोई नहीं था, और इनके जो प्राइमल इंस्टिंक्ट है, इनका जो इनेट नेचर था, बीस्टली नेचर, वो सब बाहर आया। इस बुक का जो ये थीम है, ड्युअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर और द कैपेसिटी टू बी वायलेंट, इसको लिटरेरी टर्म में हार्ट ऑफ डार्कनेस मोटिव कहते हैं। हार्ट ऑफ डार्कनेस मोटिव को बहुत सारे लिटरेचर वर्क्स में यूज़ किया गया है। फिर वो लिटरेचर वर्क चाहे आर्ट वर्क, चाहे गेम्स हो, मूवीज़ हो, या फिर बुक्स हो। तो इसके एग्जांपल मैं दूंगा आपको। मूवीज़ में अगर हम देखें हार्ट ऑफ डार्कनेस मोटिव, तो रिक ग्राइम्स और नीगन का कैरेक्टर जो है वॉकिंग डेड का, फिर विलियर्ड का कैरेक्टर जो रहेगा एपोकैलिप्स नाउ का, या फिर विलियम का कैरेक्टर जो है वेस्ट वर्ल्ड का। और गेम्स में हम बोल सकते हैं कि फार क्राई 3 का जेसन रहेगा, फार क्राई 2 का मेन कैरेक्टर रहेगा, या फिर अपना कैप्टन वॉकर जो है स्पेक ऑफ द लाइन का वो कैरेक्टर रहेगा। ये सब एक क्या बोलते हैं उनको, हार्ट ऑफ डार्कनेस मोटिव माइंड में रखकर लिखे गए कैरेक्टर। ये सब कैरेक्टर्स जो है वो स्टार्टिंग में बहुत ही सिविल रहते हैं, बहुत ही लेड बैक रहते हैं, बहुत ही सिंपल टर्न कैरेक्टर है। पर जैसे जैसे इनकी स्टोरी केओटिक होती जाती है, जैसे जैसे इनका एनवायरनमेंट केओटिक हो जाता है, वैसे वैसे इनका जो इनेट नेचर है, जो भी इनका बीस्टली नेचर है, वो बाहर उभर कर आता है। और स्टोरी के एंड में ये कैरेक्टर मतलब एक सिर्फ एको बन जाते हैं अपनी इनोसेंस का। तो इसी को कहते हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस मोटिव। हर एक इंसान में एक कैपेसिटी है दूसरों को दुख देने की, दूसरों की तकलीफ पहुंचाने की, जब उसे कोई भी नहीं देख रहा। और हम सब एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर एनिमल्स। ओके, सो ये मेन फोकस है इस स्टोरी का, हार्ट ऑफ डार्कनेस का। डार्कनेस हम सबके अंदर है, बस हम उसे देखना नहीं चाहते। और जब हम उस डार्कनेस को देखेंगे, उसे एक्सप्लोर करेंगे, तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी, वो है द हॉरर, द रियल हॉरर। व्हाट इज द रियल हॉरर? द रियल हॉरर इज द इनेट नेचर ऑफ ह्यूमन काइंड। ओके, तो बुक में बाकी सब चीज़ें भी एक्सप्लोर की है, जैसे कि इम्पेरियलिज्म रहेगा या रेसिज्म रहेगा। तो ये सब बहुत ही एक, मैं ऐसा नहीं कहूँगा बहुत डीप क्रिटिक है इन सब चीज़ों के, क्योंकि हाँ, तो हम कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। तो बुक के अराउंड एक कंट्रोवर्सी है कि जो भी अफ्रीकन या अफ्रीकन या फिर जो भी अफ्रीकन अमेरिकन जो भी इंटेलेक्चुअल्स है, वो बोलते हैं कि ये जो जोसेफ कॉनरेड की जो बुक है हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसको इतना सेलिब्रेट मत करो, क्योंकि उसमें एक रेसिस्ट मैसेज दिया गया है कि अफ्रीका जो है, अनसिविलाइज्ड अफ्रीका, वो सिविलाइज यूरोप का एंटीथीसिस है। और इसमें बहुत डीह्यूमनाइज किया गया है इस बुक में अफ्रीकन्स को, नेटिव्स को। उन्हें इसका एग्जांपल है, बुक में जब भी अफ्रीकन्स को एक्सप्लेन किया गया है, फिर जब भी उनके बारे में लिखा गया है, तो उन्हें डार्क शैडोज़ या फिर ब्लैक्स, निग्रोज और बीस्टली की क्रिएचर्स, अनसिविलाइज्ड क्रिएचर्स, सैवेजेस, ऐसी बहुत सी चीज़ों की उन्हें उपमा दी गई है। और जिससे मतलब उनको डीह्यूमनाइज किया गया है, उन्हें एक अदर कुछ मोर देन एन ह्यूमन, मोर लाइक अ बीस्ट, ऐसा उनको एक्सप्लेन किया गया है, ऐसा उनके कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया गया है। तो इसके बारे में मैं कहूँगा कि हाँ, वैसा है, पर जिस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, जिस हिस्टोरिकल टाइम में इस बुक को लिखा गया था, तब बहुत से लोग, बहुत से बड़े बड़े ऑथर ऐसे ही तरह की चीज़ें लिखते थे, और हम नहीं जज कर सकते। पर जो अफ्रीकन इंटेलेक्चुअल्स का पॉइंट है, उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका लिव्ड एक्सपीरियंस है। और एक बुक है, मैं जिसकी लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज़रूर पढ़िए, अदर साइड का जो थॉट प्रोसेस है वो जानने के लिए। और वो भी जस्टिफाइड है। हाँ, ये बुक रेसिस्ट है, पर इसका मेन मुद्दा जो है वो रेसिज्म नहीं है, वो है ड्युअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। और मुझे लगता है कि ये बुक सबने पढ़नी चाहिए,
क्योंकि इसको क्विंटेसेंशियल इंग्लिश लिटरेचर पीस बोल सकते हैं, लिटरेरी पीस बोल सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है लिटरेचर पे। और अगर आपको बहुत सी चीज़ें जाननी है, समझनी है, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स है, साइकोलॉजिकल मूवीज़, तो आपको हार्ट ऑफ डार्कनेस एक क्विंटेसेंशियल नॉवेल है, आपको पढ़ना ही चाहिए। और हाँ, इस बुक को अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छी तरीके से आप एपोकलिप्स नाउ मूवी देखिए। एपोकलिप्स नाउ और हार्ट ऑफ डार्कनेस बोथ गो हैंड इन हैंड। और ये पूरी मूवी जो है वो हम बोल सकते हैं कि एपोकलिप्स नाउ जो है वो हार्ट ऑफ डार्कनेस का मॉडर्न टेक है हार्ट ऑफ डार्कनेस के ऊपर। और बहुत अच्छे तरीके से बुक को वियतनाम वॉर में कन्वर्ट किया गया है, बुक की स्टोरी को, और बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। मेरी बहुत फेवरेट मूवी है ये, आप इसे ज़रूर देखिए। आपका जो बुक का एक्सपीरियंस है वो दुगना हो जाएगा, और आपका मूवी का एक्सपीरियंस भी जो है वो इस बुक को पढ़ने के बाद दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो यही है हार्ट ऑफ डार्कनेस, बस इतना ही कहूँगा। इस बुक को ज़रूर पढ़िए, इस मूवी को भी ज़रूर देखिए, और खुद के बारे में देखिए कि आपने जो भी चीज़ें की अपने पास्ट में, अगर आप खुद के कैरेक्टर को या खुद की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको भी अपना हार्ट ऑफ डार्कनेस समझेगा। हार्ट ऑफ डार्कनेस मतलब कुछ भी नहीं है, हम सबकी जो बारबेरिक नेचर है हम सब के अंदर का, वही है हार्ट ऑफ डार्कनेस। और कोई भी इससे परे नहीं है, हम सब में एक कैपेसिटी है क्रूएल इंसान बनने की, ठीक है। बस इतना ही कहूँगा, धन्यवाद।